हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि 15 सितंबर से आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो ये पहला वीडियो है जो एक प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है, और इसमें हम लोग जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं 8 से 10 क्लासेस ये एक प्रकार से यूट्यूब पर जाएंगी। इसके बाद मेंबर्स ओनली वीडियो हो जाएगा, और इसका आप सब्सक्रिप्शन या एक प्रकार से आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसकी जो फीस है 499 रुपये है, और अगर आपको इससे जुड़ना है तो व्हाट्सअप नंबर है 8461973948। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इससे कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। 499 इसकी फीस है, और इसमें पूरा जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पेपर सेकंड यूनिट 1 से यूनिट 10 तक कवर किया जाएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्लेटो का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। तो प्लेटो का जो वास्तविक नाम था, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो का जो वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज था। एरिस्टोक्लीज, ये प्लेटो का वास्तविक नाम हुआ करता था। फिर है, प्लेटो को राजनीतिक दर्शन, नैतिक आदर्शवाद और मानकीय राजनीति का जनक कहा जाता है। राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लेटो से ही स्टार्ट होती है। पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम क्या पढ़ते हैं? क्या होना चाहिए पर हमारा फोकस रहता है। व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। जब हम व्हाट शुड बी का अध्ययन करते हैं, क्या होना चाहिए का अध्ययन करते हैं, जब हम आइडियाज की बात करते हैं, जब हम मानकीय अध्ययन करते हैं, तो यही है राजनीतिक दर्शन, जहां पर हम एक प्रकार से वर्ड ऑफ आइडिया की बात करते हैं। अगर प्लेटो के सेंस में कहा जाए तो नैतिक आदर्शवाद तो ही इथिकल आइडियलिज्म। तो प्लेटो पहला आइडियलिस्ट थिंकर देखने को मिलता है जिसने मैटर की जगह किसको महत्वपूर्ण माना है? आइडिया को महत्वपूर्ण माना है। आइडिया को महत्वपूर्ण माना है। फिर मानकीय राजनीति क्या है? तो नॉर्मेटिव राजनीति फिर से वही चीज है। यहाँ पर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? नॉर्मेटिव राजनीति पर क्या होना चाहिए, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? मानकीय राजनीति में। तो प्लेटो ने न केवल राजनीतिक दर्शन, नैतिक आदर्शवाद, बल्कि मानकीय राजनीति सभी का जन्म कहाँ से माना जाता है? प्लेटो से माना जाता है। फिर यहाँ पर एक जो चीज है, थोड़ा सा और बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि जो अरिस्टोटल है उसे राजनीति विज्ञान, तुलनात्मक राजनीति और व्यवहारवादी राजनीति का जनक माना जाता है। इसको फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। जो अरस्तु है इसे राजनीति विज्ञान का, फिर तुलनात्मक राजनीति का, जब हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे कि प्लेटो को तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने 158 प्रकार के संविधानों को पढ़ा और उनका कंपैरिजन किया और बेस्ट संविधान पॉलिटी के रूप में प्रकट किया। राजनीति विज्ञान, तो राजनीति वैज्ञानिक इसको क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि प्लेटो को जब हम पढ़ते हैं तो प्लेटो ने फिलॉसफी को, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी को एक ही चीज माना है ना, यानी पॉलिटिकल और जो फिलॉसफी है उसको एक ही चीज माना है। लेकिन यहाँ पर जो अरस्तु है उसने पॉलिटिक्स को फिलॉसफी से अलग कर दिया है और एक प्रकार से व्यवहारवादी, प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल नॉलेज देने की बात की है अरस्तु। इसलिए हम इसे पहला राजनीति वैज्ञानिक कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहते हैं क्योंकि 158 प्रकार के संविधानों का इसने अध्ययन किया था। फिर व्यवहारवादी राजनीति, तो वही प्रैक्टिकल राजनीति, क्या हो सकता है, क्या है पर फोकस है, क्या होना चाहिए, आदर्श राज्य कैसा होगा, है ना, किसके द्वारा रूल्ड होगा, ये बातें प्लेटो करता है। जबकि अरिस्टोटल क्या है, बेस्ट प्रैक्टिकेबल क्या है, पॉलिटी बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, ये उसकी बात करता है। फिर जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है उसका जनक मैकियावेली को कहा जाता है। तो जो मैकियावेली है ये राजनीतिक चिंतक तो है, लेकिन ये राजनीतिक दार्शनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तत्व मीमांसा के गुण नहीं पाए जाते हैं। तत्व मीमांसा में क्या अध्ययन किया जाता है? तत्व मीमांसा में जब हम लोग राज्य की उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का विकास कैसे हुआ, है ना, जब हम लोग एक प्रकार से मेटाफिजिकल चीजों को पढ़ते हैं तो उसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं।
जहां हम लोग सत्य की खोज करते हैं, अकाट सत्य की खोज करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ की खोज करते हैं, तब तत्वमीमांसा उसे कहा जाता है। तो इसका जो खोज है या इसका जो अध्ययन है वो मैकियावेली के रचनाओं में या मैकियावेली एज ए थिंकर में देखने को नहीं मिलता है। वो केवल स्टेट क्राफ्ट की बात करता है, स्टेट क्राफ्ट की बात करता है और रियलिस्ट पॉलिटिक्स या क्या है पर फोकस करता है। आगे चल के हम मैकियावेली को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये आप समझ लीजिए। फिर समकालीन जो राजनीतिक सिद्धांतों का जनक रॉल्स को कहा जाता है। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद आई थिंक 1945 के बाद व्यवहारवादी जो क्रांति हुई, बिहेवियरल रिवोल्यूशन होता है, बिहेवियर रिवोल्यूशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है, जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है राजनीति सिद्धांतों का, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। नॉर्मेटिव या फिलोसॉफिकल जो एस्पेक्ट है उसका महत्व क्या होता है, इससे हमें एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश, एक अच्छे व्यक्ति कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, इस पर फोकस किया जाता है। जबकि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद फोकस किस पे हो गया, है ना, मापन पर हो गया, ऑब्जर्वेशन पर हो गया। सिद्धांत एक प्रकार से फॉर द सेक ऑफ सिद्धांत, है ना, सिद्धांत देना है इसलिए सिद्धांत देना स्टार्ट कर दिया, है ना, थिंकर्स ने। हम देखते हैं कि एक प्रकार से क्राइसिस आई जहां पर लोग समस्या निदान की बातें नहीं करते थे, है ना, समस्या निदान को दरकिनार कर दिया, केवल समस्या का डिस्क्रिप्शन करते थे। व्यवहारवादी क्या करते थे, डिस्क्रिप्शन करते थे केवल, ना, समस्या ये है, ये लाभ है, ये हानि है, सोल्यूशन नहीं बताते थे। कौन, जो व्यवहारवादी हैं। तो इस समस्या को अब चूंकि जो राजनीति है, राजनीति विज्ञान है, वो समस्या, है ना, एक प्रकार से प्रॉब्लम सोल्यूशन, ना, प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है हमेशा, चाहे प्लेटो हो, चाहे अरिस्टोटल हो, चाहे ना यहाँ से हना अरेंट हो, ना। तो ये सब कोई प्रॉब्लम है राजनीति में, उसको एक प्रकार से उसका सोल्यूशन भी बताते थे। लेकिन जो व्यवहारवादी है सोल्यूशन बताना बंद कर दिया था। तो फिर से जो रॉल्स है, जो उसने थ्योरी ऑफ आइडिया दिया, या सॉरी थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, या जस्टिस एज फेयरनेस जब उसका कॉन्सेप्ट आता है, तो यहीं से हम लोग एक प्रकार से जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, जहां पर क्या होना चाहिए पर और समस्या निदान पर इसका फोकस स्टार्ट हो गया। तो हम कहते हैं किसको, रॉल्स को राजनीतिक सिद्धांतों का जनक, या समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों का, या राजनीति के निर्माण का, इसे, है ना, एक प्रकार से जनक कहते हैं। फिर वैज्ञानिक राजनीति का जनक किसे कहा जाता है, हॉब्स को कहा जाता है। हॉब्स ने वैज्ञानिक राजनीति यानी राजनीति को विज्ञान के भांति इसको समझने का प्रयास किया, तो इसलिए इसे राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। फिर वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्स को कहा जाता है। तो इसने, मार्क्स ने भी जो है तो समाजवाद में ना साइंस घुसाने का प्रयास किया, साइंस के माध्यम से। उसका बेसिकली कहना यह था कि हम जो राजनीति है वहां भी साइंस को ला सकते हैं और उसके जो सिद्धांत है उनको सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं। एक चीज यहाँ पर रह गई है दोस्तों, जो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, वैज्ञानिक, इसको लिख लीजिएगा, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक किसे कहा जाता है, हर्बर्ट मार्क्यूजे को, हर्बर्ट मार्क्यूजे को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब जो बेसिक चीजें हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो प्लेटो है ये एथेंस के कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, और जो प्लेटो है उसकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक परिवार से ये आता था, इसलिए बट ऑब्वियस है कि ये राजनीति में जाना चाहेगा। तो ये भी तत्कालीन एथेंस की राजनीति थी, उस पर ये अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाहता था। इसका एक कारण क्या था, कारण यह था कि ये इसकी जो पृष्ठभूमि थी, इसका जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, वो पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, इन द सेंस कि इसके जो दादा परदादा थे वो राजनीति में कहीं ना कहीं उस समय की एथेंस की राजनीति में, राजघरानों में एक्टिव थे। प्रारंभ में उस पर सोफिस्ट का प्रभाव था। तो सोफिस्ट को आगे चल के हम देखेंगे कौन है। सोफिस्ट बेसिकली कौन थे, ये भ्रमणशील शिक्षक थे, भ्रमणशील शिक्षक हुआ करते थे। तो ये लोगों को वाक्पटुता और एक प्रकार से भाषण कला सिखाया करते थे, और इसके लिए ये पैसा लिया करते थे। तो ये सोफिस्ट थे, ये बेसिकली मटेरियलिस्ट थे, ये मैटर को महत्वपूर्ण मानते थे, ये मटेरियल वर्ड की बात करते थे। और जो प्लेटो है ये आइडियलिस्ट या आइडिया की बात किया करता था। तो आगे चल के देखेंगे। तो हालांकि शुरू में प्लेटो पर सोफिस्टों का प्रभाव रहा है, लेकिन बाद में ये सुकरात का शिष्य बन गया, यहाँ से इसकी दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाती है। अब प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी की स्थापना की थी, बेसिकली इसका एक स्कूल या कॉलेज टाइप का था,
संस्थान था जहां पर ये बच्चों को या अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करता था। फिर जो प्लेटो है उसने सिराक्यूज के शासक को पढ़ाने का सफल प्रयास किया था। तो सिराक्यूज के शासक थे, उनको ये पढ़ाने का इसने असफल प्रयास किया था। अब प्लेटो ने अपनी शिक्षा बताई है ना, 50 साल तक आप पढ़ाई ही करते रहो। तो फिर इसको वहां से निकाल दिया गया कि भाई साहब 50 साल तक हम अगर पढ़ेंगे तो हम ना मौज मस्ती कब करेंगे या शासन संचालन कब करेंगे। तो ये इसकी जो बातें थी हम आगे चल के देखते हैं कि प्लेटो स्वयं कहता है कि ये जो आइडियल स्टेट है या जो एक प्रकार से आइडियल स्टेट है प्लेटो का, ये बादलों का नगर है, इसे धरती पर उतारना कहीं ना कहीं संभव नहीं है या कठिन है। फिर जो प्लेटो है और मार्क्स है, प्लेटो और मार्क्स, इनमें हमें एपिस्टेमोलॉजिकल गैप देखने को मिलता है, तत्व मीमांसात्मक अंतर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि प्लेटो के अंदर दो प्लेटो हैं, एक यंग प्लेटो है और एक मैच्योर प्लेटो है। तो यंग प्लेटो रेडिकल है, यंग प्लेटो रोमांटिक है। तो ये है यंग प्लेटो। फिर धीरे धीरे जो प्लेटो है उसको जीवन की सच्चाई समझ में आती है और फिर वो मैच्योर हो जाता है। तो अब यंग प्लेटो की रचना क्या है? रिपब्लिक है, जहां पर उसने तोड़ फोड़ की बात की है, शिक्षा को बदल दो, दार्शनिक राजा को लाओ, पढ़े लिखों को लाओ, है ना। तो हम लोग शुरू में होते हैं तो यही, स्कूल कॉलेज में होते हैं तो यही बात करते हैं, अरे इसको हटाओ, ये शासक बेकार है, ना बेसिक शिक्षा लाओ, ये लाओ वो लाओ, फलाना ढिकाना। फिर धीरे धीरे जब हम मैच्योर होते जाते हैं तो हम फिर एक प्रकार से अपनी जो क्रांतिकारी विचारधारा है उसको त्यागते जाते हैं। तो जो मैच्योर प्लेटो है उसकी जो रचना है द लॉज है ना, स्टेट्समैन है, जहां पर इसने एक प्रकार से कानून के शासन की बात की है। ये इसी प्रकार का अंतर हमें प्लेटो के साथ साथ हमें एक और थिंकर है मार्क्स, उसमें भी देखने को मिलता है। तो मार्क्स भी एक प्रकार से यंग मार्क्स जो रेडिकल था, रोमांटिक था, जो रेडिकेशन की बात किया करता था, मुक्त की बात किया करता था, एक प्रकार से सॉरी इमेंसिपेशन की बात किया करता था, मुक्त की बात किया करता था, मानव मुक्त की बात किया करता था। जो अलगाव का सिद्धांत है फिलोसॉफिकल मनुस्क्रिप्ट में जो उसने दिया है, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मनुस्क्रिप्ट में जो अलगाव का सिद्धांत है वो यंग मार्क्स की ही देन है। लेकिन धीरे धीरे मार्क्स भी मैच्योर होता है और फिर उसने कहा कि अब इन सब चीजों से काम नहीं बनने वाला है, अब हमें क्रांति करनी पड़ेगी, हमें खून बहाना पड़ेगा। तो जो दास कैपिटल बुक है इसकी, वो मैच्योर मार्क्स की रचना है। तो हमें गैप देखने को मिलता है, थिंकर्स शुरू में कुछ और सोचते हैं, बाद में कुछ और सोचते हैं, ये बात है। तो नेक्स्ट है प्लेटो की रचनाएं। तो प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो संवाद शैली में है, डायलॉग फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ? डायलॉग फॉर्म में है मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सोफिस्ट है, सिफिलस है, प्रोटागोरस है, कोई भी है सोफिस्ट है, पहले वो कुछ बोलेंगे, फिर प्लेटो उनका जवाब देगा, फिर वो बोलेंगे, फिर प्लेटो उनका जवाब देगा, और अल्टीमेटली जो चीजें प्लेटो समझाना चाहता है उनको डायलॉग के फॉर्म में आप समझ जाएंगे। तो सुकरात कहता है कि जो ज्ञान है सबके अंदर होता है, हमें सोल सर्चिंग की जरूरत पड़ती है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, ज्ञान हमारे अंदर होता है, हमें केवल सोल सर्चिंग की जरूरत पड़ती है, हमें अपनी आत्मा के अंदर झांकना होता है। तो आत्मा के अंदर झांकने का तरीका प्लेटो का क्या था? डायलॉग, संवाद के माध्यम से। किसी ने कुछ कहा, फिर उसका उत्तर प्लेटो ने दिया, फिर उसका उत्तर, फिर उसको काटा गया, फिर उसका उत्तर प्लेटो ने दिया, और अल्टीमेटली वो एक सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं, नॉलेज की ओर बढ़ते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, ये इसी का पार्ट। तो प्लेटो की एक रचना है दिलॉज उसकी एक रचना है। उसको छोड़कर सभी का जो हीरो है, जो मेन एक प्रकार से हीरो या प्रोटैगनिस्ट या अभिनेता है, वो कौन है? सुकरात है। कौन? सुकरात। तो द लॉस को छोड़ के सभी जो पुस्तकें हैं जो प्लेटो द्वारा लिखी गई, उनका हीरो या अभिनेता कौन है? सुकरात है। और प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो संवाद शैली में डायलॉग फॉर्म में लिखी गई। अब जो प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का अर्थ क्या है? शासन व्यवस्था। तो वर्तमान में अगर रिपब्लिक को देखा जाए, भारत एक रिपब्लिक
अगर देश है तो इसका मतलब क्या है कि भारत में एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा। कोई भी व्यक्ति जो सर्टेन एज क्राइटेरिया और सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करता है वो भारत का हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। ये वर्तमान इसका संदर्भ लिया जाता है अगर कोई देश रिपब्लिक है तो। लेकिन उस समय जो रिपब्लिक का मतलब था वो था शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। तो इसका मतलब गणतंत्र जो वर्तमान में है वो नहीं है, बल्कि क्या है, शासन व्यवस्था से इसका संदर्भ था। और जो रिपब्लिक है इसका जो तो अंग्रेजी अनुवाद है रिपब्लिक, इसका जो एक प्रकार से ग्रीक अनुवाद था या जो इसका वास्तविक नाम क्या था, पोलिटिया। पोलिटिया इसका वास्तविक या ग्रीक अनुवाद था। तो जो रिपब्लिक है बेसिकली ये न्याय पर लिखी गई पुस्तक है, न्याय पर लिखी गई पुस्तक है, न्याय या जस्टिस पर लिखी गई पुस्तक है। तो इसका जो सब टाइटल है वही है कंसर्निंग जस्टिस, कंसर्निंग जस्टिस। तो बेसिकली जो रिपब्लिक है वो न्याय पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है और इसका सब टाइटल ही कंसर्निंग जस्टिस है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसका सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस है तो ये न्याय पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है। जो प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक, ये इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसपे हर चीज का ज्ञान होता है। वहां पर अर्थशास्त्र का भी ज्ञान मिलेगा आपको, वहां पर राजनीति का भी ज्ञान मिलेगा, वहां पर आपको समाजशास्त्र भी मिलेगा, तो वहां पर हर चीजें मिलेंगी। तो प्लेटो का जो रचना है रिपब्लिक वो इंसाइक्लोपीडिया है, जहां पर हमें बेसिकली ये जो पुस्तक है प्लेटो की रिपब्लिक, ये इथिक्स व दर्शन पर इसका मुख्य विषय है, इथिक्स व दर्शन इसका मुख्य विषय है। लेकिन इस पे अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई है, ऐसा नहीं है केवल इथिक्स व दर्शन पर ही लिखा गया है या जस्टिस के बारे में ही इसमें बताया गया है। इसमें बहुत सारी चीजों की बात की गई है, इसमें साम्यवाद की बात की गई है, इसमें दार्शनिक राजा की बात की गई है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजों को समावेशित किया गया है, इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो यही बात है कि ये इंसाइक्लोपीडिया है, इसमें इथिक्स और दर्शन शास्त्र इसके मुख्य विषय हैं, लेकिन इसमें राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे कई विषयों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। फिर बेगम हजरत महल हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। बेगम हजरत महल ये कहती हैं कि सारे पुस्तकालय जला दो क्योंकि रिपब्लिक में सबका ज्ञान आ गया। मतलब रिपब्लिक इतनी महत्वपूर्ण है कि सारे पुस्तकालय का जो ज्ञान है सम्मिलित रूप से उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रिपब्लिक है। अगर आपने रिपब्लिक पढ़ लिया तो आपने सारे पुस्तकालय पढ़ लिए, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक, ऐसा बेगम हजरत महल कहती हैं रिपब्लिक के बारे में। फिर जाकिर हुसैन जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने रियासत नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया था, उर्दू में इसका रियासत नाम से अनुवाद किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने रिपब्लिक का रियासत नाम से अनुवाद किया है। फिर प्लेटो ने बेसिकली जो पुस्तक है रिपब्लिक, वहां पर 3 प्रकार के राज्यों की चर्चा की। पहला है स्वस्थ स्टेट, हेल्दी स्टेट। तो स्वस्थ स्टेट ये इसको जो प्लेटो है ये सूरों का राज्य कहता है, सूरों का राज्य कहता है। बेसिकली ये जो स्वस्थ स्टेट है ये उत्पादक वर्ग द्वारा शासित या उत्पादक वर्ग की प्रधानता इस राज्य में होगी। वही जो मेन ऑफ कॉपर हैं वो यहाँ पर रहेंगे, उत्पादक वर्ग जिसमें कृषक आएंगे, है ना, जिसमें व्यापारी आएंगे, ये उनके द्वारा शासित ये राज्य होगा, स्वस्थ राज्य। फिर है विलासिता प्रिय राज्य, या यह सेना द्वारा संचालित राज्य होगा। तो स्वस्थ राज्य जो कि एक प्रकार से इसको जो प्लेटो है ये सूरों का शासन कहता है या सूरों का शासन कहता है, ये व्यापारी और कृषक वर्ग द्वारा शासित होगा, उत्पादक वर्ग द्वारा शासित होगा। जबकि जो विलासप्रिय राज्य है ये सेना द्वारा संचालित होगा। तो विलासप्रिय राज्य और सेना इसका क्या एक प्रकार से मेल है या इसमें क्या संबंध है? तो बेसिकली जब लोग उत्पादक वर्ग से सैनिक वर्ग में आते हैं तो उनको लगता है कि क्या जरूरत है उत्पादन करने की या सारी मेहनत करने की। जब हम दूसरों के धन को छीन सकते हैं, जब हम दूसरों की लैंड पर कब्जा कर सकते हैं सेना बना के, तो क्या जरूरत है उत्पादन करने की, इतनी मेहनत करने की, लड़ाई करके ले लो ना। तो ये विलासप्रिय राज्य है, इसलिए इसे सेना द्वारा रूल किया जाएगा। फिर है आदर्श राज्य, ये ऐसा राज्य है जो फिलोसफर किंग दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा। ये वास्तविक में आदर्श आइडल स्टेट है जिसकी चर्चा प्लेटो करता है। तो प्लेटो आइडल स्टेट की चर्चा करता है, आदर्श राज्य की चर्चा करता है जो कि फिलोसफर किंग द्वारा रूल होगा, यानी
फिलॉसफर किंग द्वारा रूल होगा माने कि ये तर्क पर आधारित राज्य होगा, ये नॉलेज पर आधारित राज्य होगा और ये परफेक्ट स्टेट होगा, परफेक्ट स्टेट होगा, ये आइडल स्टेट होगा जिसकी चर्चा प्लेटो करता है। अब प्लेटो की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो स्टेट्समैन है ये, तो इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि अरस्तु ने जो अपना वर्गीकरण किया है संविधानों का, उससे ये जो प्लेटो है, प्लेटो से प्रभावित होकर ही जो अरस्तु है उसने अपने राज्यों का वर्गीकरण, ये जो स्टेट्समैन इसकी पुस्तक है वहां पर इसकी रचना की है। फिर द लॉज, तो इसमें कानून के शासन की बात की गई, कानून के शासन की बात की गई। तो जो प्लेटो है, प्लेटो ये सिराक्यूज का जो शासक था उसको पढ़ा के अपनी जो फिलॉसफी है उसको झाड़ झोड़ के आ गया और उसको अब पता चल चुका है कि जो आदर्श राज्य है, आइडल स्टेट है, जिसे फिलॉसफर किंग द्वारा रूल किया जाएगा, वो केवल बादलों का नगर है, उसे धरती पर उतारना संभव नहीं। धरती पर कैसा राज्य उतर सकता है? जो कानून द्वारा शासित राज्य होगा। तो अब ये प्रैक्टिकल बातें करने लगेगा। यही है मैच्योर प्लेटो, यही है मैच्योर प्लेटो। तो जो द लॉज है ये प्लेटो की सेकंड बेस्ट स्टेट है। पहला बेस्ट स्टेट कौन सा है? आइडल स्टेट, जो फिलॉसफर किंग द्वारा रूल किया जाएगा, फिलॉसफर किंग द्वारा किया जाएगा, ये बेस्ट है यार, परफेक्ट राज्य है, जिसे प्लेटो कहता है ये बेस्ट है। लेकिन सेकंड बेस्ट कौन है? द लॉज है, द लॉज है, जिसे रूल ऑफ लॉ के द्वारा रूल किया जाएगा। और प्लेटो की इस पुस्तक से अरस्तु भी प्रभावित हुआ है और बेसिकली जो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है वो इसी से प्रभावित होकर दिया। फिर एक जो पुस्तक है प्लेटो की, अपॉलजी, तो इस जो ये जो पुस्तक है वहां पर प्लेटो में नहीं, जो सुकरात पे मुकदमे लगे थे, सुकरात पे जो मुकदमे हुए थे बेसिकली, जो उस समय का ग्रीक था या एथेंस राज्य था, वहां पर प्लेटो ने 2 असफल सरकारें देखी थी। एक रूल ऑफ 30, यहाँ पर 30 लोगों का शासन था, रूल ऑफ 30, है ना। तो बेसिकली प्लेटो ने अपने समय में 2 असफल सरकारें देखी थी, रूल ऑफ 30 और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट थी उसमें। तो सुकरात जो कि प्लेटो का गुरु था, उसको जो प्रकार से जहर का प्याला पीना पड़ा था, जहर का प्याला पीना पड़ा था। तो उस समय जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो उस समय डेमोक्रेसी का ही शासन था। इसलिए आगे चल के हम देखते हैं कि जो प्लेटो है वो डेमोक्रेसी के प्रति एक हेट्रेड डेवलप कर लेता है। सीधी सी बात है, आपका कोई प्रियजन किसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको भी उस शासन व्यवस्था से कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगी, तो आप उस शासन व्यवस्था को तो इंडोर्स या उसका समर्थन तो नहीं ही करेंगे, ये बात है। ऐसा प्लेटो भी करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो अपॉलजी में क्या है, ये इसको प्लेटो, इसको सुकरात कर लीजिएगा, सुकरात में जो मुकदमे लगाए गए थे उनका वर्णन किया गया है और इसका गांधी जी ने सत्यवान नाम से गांधी जी ने इसका अनुवाद किया, सत्यवान नाम से इसका गांधी जी ने अनुवाद किया। एक इसकी अन्य पुस्तक है सिंपोजियम, तो इसमें प्रेम सौंदर्य का वर्णन किया गया है, प्रेम सौंदर्य का वर्णन किया गया है, एस्थेटिक या प्रेम सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है, प्रेम सौंदर्य सिंपोजियम का। तो अपॉलजी में सुकरात में लगे मुकदमे, सिंपोजियम में प्रेम सौंदर्य का वर्णन, द लॉज में कानून शासन की चर्चा की गई है और द स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण किया गया, ये याद रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां। प्लेटो ने कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज को यूज किया है अपनी जो फिलॉसफी है या अपने जो सिद्धांत देते समय। तो सबसे पहले उसने निगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया है। निगमनात्मक जो पद्धति है उसे हम लोग डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। और जो फर्स्ट पेपर है हमारा यूजीसी नेट का, वहां पर ये बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं डिडक्टिव मेथड में। तो बेसिकली इसमें इस मेथड में होता क्या है कि हम इसमें जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, कोई एक सामान्य बात रहेगी और उससे हम लोग विशिष्टता की ओर जाते हैं, विशिष्टता की ओर जाते हैं। तो जैसे मान लो कोई सामान्य विचार है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है,
ये चीजें पहले से अज्यूम कर ली गई, ये सामान्य धारणा बना ली गई, है ना। अब इसको आप सिद्ध करते रहिए कि कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का एक सही अंश होता है। तो प्लेटो ने भी यही एक प्रकार सिद्धांत अपनाया कि जो आइडियल स्टेट है, जो कि फिलोसोफर किंग से रूल होगा, वो बेस्ट स्टेट है। अब उसको साबित करने के लिए वो एजुकेशन सिस्टम की बात करता है ना, वो न्याय व्यवस्था की बात करता है, न्याय व्यवस्था की बात करता है, वो साम्यवाद की बात करता है। तो इन सब चीजों को सिद्ध करने के लिए ही आइडियल स्टेट में जब वो सोच लेता है कि फिलोसोफर किंग आइडियल स्टेट को रूल करेगा, तो फिर उसके लिए वो तर्क देना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग जर्नल कोई एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर उससे स्पेसिफिक इंस्टांसेस की तरफ बढ़ा जाता है। इसके विपरीत जो अरस्तु है उसने आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड का उपयोग किया है, इंडक्टिव मेथड का उपयोग किया है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कोई स्पेसिफिक से हम जनरल की ओर बढ़ते हैं, यानी कोई विशिष्ट बात होगी, विशिष्ट बात होगी, उससे हम लोग सामान्य उसका सामान्यीकरण करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे सेव, एक सेव गिरा, दूसरा सेव गिरा, तीसरा सेव गिरा, तो न्यूटन ने क्या बोला कि कोई भी जो वस्तु है वो ऊपर से अगर गिरेगी तो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया, है ना। फिर जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति है जिसका नाम है राम, तो राम मरणशील है, सीता मरणशील है, राधा मरणशील है, इसलिए मनुष्य मरणशील होते हैं। तो हमने जर्नल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक इंस्टेंस थे ये, इनसे हम लोग कहाँ आ गए, जर्नल की तरफ आ गए। तो जो आगमनात्मक पद्धति होती है उसमें हम लोग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, और जो निगमनात्मक पद्धति होती है जिसे हम लोग डिडक्टिव मेथड कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं, वहां पर हम लोग जर्नल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। तो प्लेटो की जो पद्धति है वो निगमनात्मक है। दूसरा, उद्देश्य परक पद्धति। तो इसका उपयोग प्लेटो एवं अरस्तु दोनों ने किया है, प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों ने उद्देश्य परक पद्धति का उपयोग किया है। तो जो प्लेटो की आकारों का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, वहां पर ये पद्धति हमें देखने को मिलती है। बेसिकली इसमें माना यह जाता है कि कोई भी वस्तु है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है ना। ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं बनाता है जिसका कोई उद्देश्य ना हो, तो हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है, यूडेमोनिया, जिसे अरस्तु क्या कहता है, यूडेमोनिया, या जिसे खुशी कहता है। राज्य का उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और वो अपने उद्देश्य की ओर निरंतर गतिशील रहती है तब तक जब तक कि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। फिर है अनुरूपता पद्धति यानी एनालॉजी का मेथड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम एक चीज की तुलना दूसरे से करते हैं। तो जैसे प्लेटो क्या करता है, प्लेटो कहता है जो उत्पादक वर्ग है उनकी तुलना कैसे करता है, मैन ऑफ कॉपर से कहता है, उन्हें मैन ऑफ कॉपर कहता है। जो सैनिक वर्ग है उसे मैन ऑफ सिल्वर कहता है, और जो दार्शनिक या फिलोसोफर किंग है, शासक वर्ग है, उसे क्या कहता है, मैन ऑफ गोल्ड कहता है। तो यही बात है, हम एक वस्तु की तुलना जब दूसरे से करके कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो वो अनुरूपता पद्धति कहलाती है। तो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना या उसमें समानता के आधार पर जब हम तर्क करते हैं तो यही है अनुरूपता पद्धति। फिर है ऐतिहासिक पद्धति। तो बेसिकली ऐतिहासिक पद्धति में क्या होता है, हम हिस्ट्री को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और हिस्ट्री से उदाहरण ला ला के हम अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास इसमें करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो प्लेटो है उसने स्टेट्समैन और दिलाज में इस पद्धति का उपयोग किया है। बताता है कि कैसे जो पहले जो ऐसे राज्य थे जो रूल ऑफ लॉ से रूल हुए, उनमें किस प्रकार से और एक प्रकार से जन कल्याण हुआ या लोगों का हित हुआ, वो उसको लाके बताते हैं। तो ये ऐतिहासिक पद्धति है। आगे चल के हम देखते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग मैकियावेली भी करता है ना। तो ये बात है। फिर द्वंद्वात्मक पद्धति, तो वही है, इसमें बेसिकली आपसी तर्क, द्वंद्व व संवाद के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, वही डायलॉग, है ना। दो लोग, जैसे न्याय है, अब न्याय एज ए सब्जेक्ट, उस पर दो विचार हो सकते हैं। एक तो सोफिस्टों का विचार हो सकता है उस समय, और दूसरा प्लेटो का विचार था। तो इनके बीच द्वंद्व हुआ। प्लेटो ने कहा, या सोफिस्टों का क्या कहना था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट। जबकि तो प्लेटो क्या कहता है कि एक वर्ग एक काम और एक कर्तव्य, एक वर्ग एक काम, है ना। विशिष्टता का बेसिकली ये सिद्धांत देता है। तो बेसिकली इसमें द्वंद्व होता है आपसी,
है ना, संवाद होता है और उसके माध्यम से हम सत्य की ओर पहुंचते हैं। वही जो डायलॉग में हम लोगों ने चर्चा की थी इसकी। तो प्लेटो के साथ साथ इस पद्धति का प्रयोग हेगल व मार्क्स ने भी किया है, द्वंद्वात्मक पद्धति का, है ना। तो हेगल क्या कहता है कि आइडिया इज द मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। आइडिया ने ही जो हिस्ट्री, जो आज की हिस्ट्री है, उसका जो मूविंग फोर्स क्या रही है, इसके पीछे आइडिया रहा है। तो आइडिया ही एक प्रकार से द्वंद्व का काम करता है। जबकि मार्क्स के लिए द्वंद्व का काम कौन करता है? मैटर, यानी भौतिक जो पदार्थ है वो द्वंद्व का काम करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग गुफा के दृष्टांत को समझेंगे। गुफा के दृष्टांत को समझेंगे तो बेसिकली जो इसका वर्णन है, जो गुफा का सिद्धांत है, उसका वर्णन रिपब्लिक जो पुस्तक है प्लेटो की, उसमें देखने को मिलता है। रिपब्लिक में इसका देखने को मिलता है। और इसमें जो गुफा का दृष्टांत है, बेसिकली ये एक प्रसंग है। ग्लाउकन, ग्लाउकन कौन था? ये एक सोफिस्ट था। ग्लाउकन एक सोफिस्ट था और सुकरात के बीच ये संवादात्मक जो शैली है या जो संवाद है, उसका ये एक प्रकार से प्रसंग है ये, ठीक है ना। तो इस दृष्टांत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझेंगे, जैसे थ्योरी ऑफ आइडिया, आकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया। फिर है चेंज ऑफ सोल, आत्मा का परिवर्तन, विभाजन रेखा, डिवाइडेड लाइन। फिर भीतरी आंखें यानी इनवर्ड जो आईज है वो। फिर है ज्ञान ही सद्गुण है यानी नॉलेज इज वर्चू, और प्रतिच्छाया आदि यानी जो एक प्रकार से शैडो का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे ये गुफा बनी हुई है, आप इस चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं। जैसे मान लो एक कोई गुफा है ना, तो गुफा में ये जो यहाँ पर कैदी टाइप के लोग हैं बैठे हुए हैं, इनके जो हाथ है आपस में बंधे हुए हैं। और ये फॉर एग्जाम्पल अगर गुफा का मुख इस तरफ है तो इनका जो चेहरा है ये उल्टी तरफ है गुफा के, है ना। गुफा के ये दीवार की तरफ ना, जहां से द्वार है उसके उल्टी तरफ ये देख रहे हैं। तो दीवार, क्योंकि यहाँ पर जो दरवाजा है उससे प्रकाश आता है, जब सूर्य निकलता है तो इससे प्रकाश आता है। जब प्रकाश आता है तो यहाँ पर चित्र बनते हैं। चित्र किसके बनते हैं? जो बाहरी दुनिया है उसके चित्र बनते हैं। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने कभी प्रकाश को नहीं देखा, कभी रियल वर्ल्ड को नहीं देखा, वो इन्हीं जो शैडोज हैं, यही जो चित्र हैं, उन्हें ही ये वास्तविकता मान बैठते हैं, उनके लिए जो बाहरी वर्ल्ड है, जो बाहरी वर्ड मतलब वर्ड ऑफ आइडिया या वर्ड ऑफ गॉड, जिसे हमने नहीं देखा है। हमने केवल वर्ड ऑफ मैटर देखा है। हमने केवल इस लोक को देखा है, जो भौतिक जगत है हमने केवल उसको देखा है। और हम उन्हीं चीजों को, भौतिक जगत में जो सुख सुविधाएं हैं, है ना, हम केवल उन्हीं को सत्य मान बैठते हैं। जबकि जो रियल वर्ड है वो वर्ड ऑफ गॉड है, जहां से सारी चीजों का ओरिजिन होता है। तो एक व्यक्ति अपनी जो ये बेड़ियां हैं उनको किसी तरह से छुड़ा लेता है और वो द्वार से बाहर निकल आता है। जब वो द्वार से बाहर निकल आता है तो चूंकि इतने दिनों से कोई व्यक्ति बंद था तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं बाहर। सबसे पहले तो उसकी आंखें, है ना, आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप कभी अंधेरे से प्रकाश की तरफ जागते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है उसको, चीजों को गेज करने में, चीजों को समझने में, है ना। ऐसे ही जो ये व्यक्ति यहाँ से निकला उसको समझना पड़ेगा, है ना, या उसको ऐसा महसूस होगा, उसको पेन होगा। लेकिन पेन वर्थ इट होगा। क्यों? क्योंकि अब आप वर्ड ऑफ मैटर से, यानी एक छद्म जो वर्ड है उससे निकल के कहाँ जा रहे हैं? रियल वर्ड में जा रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड में जा रहे हैं। पेन वो वर्थ इट होगा। और ये व्यक्ति जो यहाँ से बाहर निकलता है उसकी तुलना प्लेटो किससे करता है? सुकरात से करता है। तो प्लेटो क्या कहता है कि सुकरात को सारा नॉलेज हो गया था। प्लेटो क्या कहता है कि सुकरात को रियल नॉलेज हो गया था, नॉलेज ऑफ गॉड हो गया था, आइडिया का नॉलेज हो चुका था, जहां से सारी चीजों का ओरिजिन होता है, ठीक है ना। और जब ये व्यक्ति वापस लौट के आता है और इन लोगों को बताने का प्रयास करता है कि ये केवल तस्वीरें हैं, जो वर्ड ऑफ मैटर है ये रियल नहीं है, ये केवल माया मात्र है। जो रियल वर्ड है वो वर्ड ऑफ गॉड है, हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये लोग इसका विरोध करते हैं और उसे दाग दपट के बैठा देते हैं या उसका ही नरसंहार कर देते हैं। जिस प्रकार सुकरात को एक प्रकार से जहर का प्याला पीना पड़ गया था। तो यही बात है इसमें, जो है ना आकार का सिद्धांत है। आकार का सिद्धांत यही, जो वर्ड ऑफ आइडिया है, वर्ड ऑफ आइडिया या वर्ड ऑफ जो गॉड है, ये ही रियल है,
यही रियल है। जो वर्ड ऑफ मैटर है, जो परछाइयां हैं जिसे हम देख रहे हैं, वो सही नहीं है, या वो केवल परछाइयां मात्र हैं, है ना। ये फिर आत्मा का परिवर्तन, तो आत्मा का परिवर्तन कैसे हुआ? जब एक व्यक्ति यहां से निकलकर यहां गया, वो मटेरियल वर्ड से निकल के कहाँ गया? वर्ड ऑफ गॉड में गया, वर्ड ऑफ आइडिया में गया, है ना। उसने अभी तक, कोई व्यक्ति अगर केवल कुर्सी की छवि देख रहा था, अब उसने रियल कुर्सी देखी कि आखिर रियल कुर्सी होती कैसी। अभी तक वो केवल छवियां देख रहा था, अभी तक वो केवल छवियां देख रहा था, अब वो रियल कुर्सी या रियल वस्तु के बारे में जानना। तो यहाँ से हमारा चेंज ऑफ आत्मा या चेंज ऑफ सोल होता है। हम सत्य को जानने स्टार्ट कर देते हैं, है? इस माया से हट के हम सत्य को जानना स्टार्ट कर देते हैं। विभाजन रेखा, तो विभाजन रेखा क्या है? यही जो एक ये वर्ड ऑफ मैटर है ना, वर्ड ऑफ मैटर है जो परछाइयों का, है ना, छद्म वर्ड है, और जो वर्ड ऑफ आइडिया है, वर्ड ऑफ गॉड है, इसके बीच की जो रेखा है ना, इसे ही विभाजन रेखा कहा जाता है। भीतरी आंखें, भीतरी आंखें, तो भीतरी आंखें कब डेवलप हुई? जब ये व्यक्ति बाहर निकल के आया, है ना, उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए चुंधिया गई, लेकिन फिर भी उसको रियल नॉलेज हुआ, और उसके जो वर्ड ऑफ आइडिया का नॉलेज हुआ, और उसकी जो भीतरी आंखें हैं, इनवर्ड आइज है, वही सोल सर्चिंग वाली जो उसका रियल ज्ञान है, वो निकल कर सामने आता है। आगे चल के जो प्लेटो है वो कहता है कि ज्ञान ही सद्गुण है। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो सद्गुण होगा, और अगर सद्गुण है, नॉलेज इज वर्चू एंड वर्चू इज नॉलेज, और अगर वर्चू है तो हमारे पास नॉलेज होगा। ये बातें करता है, वही प्रतिछाया, मतलब यही जो ये सब हमको दिख रहा है। तो अब इसका अगर सार देखा जाए, समरी देखी जाए, तो क्या है कि जो उत्पादक वर्ग है, ये जो उत्पादक वर्ग है, यानी जो मेन ऑफ कॉपर है, ये गुफा में कैद मानव है ना। वो केवल वर्ड ऑफ मैटर को ही रियल वर्ड मान रहे हैं, जबकि जो वर्ड ऑफ मैटर है वो तो रियल है ही नहीं, वो तो प्रतिछाया मात्र है ना। शैडो ऑफ रियलिटी है, जो रियलिटी तो क्या है? वर्ड ऑफ गॉड है, उसकी केवल ये शैडो बस है, प्रतिछाया मात्र है। तो अब जो इसका कार्यभार किसके ऊपर है कि हमें रियल वर्ड ऑफ गॉड से मिलाए? ये जो कार्यभार है, ये दार्शनिक या ज्ञानवाद दार्शनिकों को संभालना चाहिए, फिलोसफर किंग को संभालना चाहिए। और गुफा का जो दृष्टांत है, ये प्रत्यय के सिद्धांत को समझाने के लिए प्लेटो देता है। जो गुफा का सिद्धांत है, प्लेटो प्रत्यय के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडिया को समझाने के लिए देता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, आकार या प्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इसे थ्योरी ऑफ आइडिया भी कहा जाता है। प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया भी इसे कहा जाता है। तो थ्योरी ऑफ आइडिया है, ये प्लेटो के दर्शन का आधार है, प्लेटो के दर्शन का यही बेसिस है, ये यही आधार है। और इसी के माध्यम से प्लेटो जो फिलोसफर किंग है, दार्शनिक राजा है, उसकी सत्ता को इस्टेब्लिश करना चाहता है और अपने आइडियल स्टेट की स्थापना करना चाहता है। तो इसमें जो इसका स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, आधार वाक्य क्या है इस सिद्धांत का, कि ज्ञान ही सद्गुण है, यानी नॉलेज इज वर्चू एंड वर्चू इज नॉलेज। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही नॉलेज है। तो नॉलेज इज वर्चू। नॉलेज किस चीज का? नॉलेज कि ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है, ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है, ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है? वर्ड ऑफ मैटर में है? नहीं, वर्ड ऑफ मैटर में नहीं है। जो सोफिस्ट सिखा रहे थे ना, आगे चल के हम देखेंगे कि सोफिस्ट, ये जो भ्रमणशील शिक्षक हैं, ये क्या सिखा रहे थे कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो वर्ड ऑफ मैटर है, जो भौतिक चीजें हैं, मटेरियल वर्ड है, वहीं सारा सुख है। लेकिन ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है? जो वर्ड ऑफ मैटर है, उसकी जो हैप्पीनेस है वो तो अस्थायी है, आज है कल नहीं है। लेकिन अगर हमें ट्रू हैप्पीनेस चाहिए तो हमें वर्ड ऑफ आइडिया में जाना होगा। वर्ड ऑफ आइडिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमें वर्ड ऑफ गॉड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। और ये जो नॉलेज होगा, इसका जो नॉलेज होगा, ये परमानेंट इन नेचर होगा, ये परमानेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर है वो कोई चीजें इम्परफेक्ट या इम्परमानेंट नहीं बनाता है। उसकी जो चीजें होती हैं वो परमानेंट के लिए होती हैं, सदा सदा के लिए होती हैं। तो अगर इसका नॉलेज हो गया, वर्ड ऑफ आइडिया का नॉलेज हो गया, यानी अगर हमें मानवता का नॉलेज हो गया, है ना, मानव जो कि मटेरियल से बना हुआ है, उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन मानवता जो कि एक आइडिया है, उसकी कभी हत्या नहीं हो सकती है ना। तो ऐसे ही शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा नहीं मर सकती है। यही बात है। अगर हमें हैप्पीनेस यानी ट्रू नॉलेज, ट्रू
नॉलेज इज वर्चू, यानी किस चीज का नॉलेज, ट्रू हैप्पीनेस का नॉलेज, तो वो वर्चू होगी, वो सद्गुण होगा, सद्गुण होगा। और अगर हमारे अंदर सद्गुण डेवलप हो गया, ये जानने का, पहचानने का कि कौन सी चीजें परमानेंट है और किस चीज का नॉलेज हमें रियलिटी में सुख देगा, तो हम हमारे अंदर हैप्पीनेस आ जाएगी या नॉलेज आ जाएगा। तो यही है, सद्गुण ही नॉलेज है और नॉलेज ही सद्गुण है। और सद्गुण कब डेवलप होगा, जब हम वर्ड ऑफ आइडिया को जान जाएंगे, वर्ड ऑफ आइडिया को जान जाएंगे, सद्गुण तब डेवलप होगा। तो जब हमें वर्ड ऑफ नॉलेज का, सॉरी, वर्ड ऑफ गॉड का जब ज्ञान हो जाएगा, तो इसी से हमारा सद्गुण, यही हमें सद्गुण की ओर ले जाएगा, या इसी से हमारे अंदर सद्गुण डेवलप होगा। फिर नेक्स्ट उसका स्टेटमेंट है कि यथार्थ या वास्तविक प्रत्ययों की परछाई है, यानी रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, शैडो ऑफ आइडिया, है ना। तो ये हमने जो एलोगरी ऑफ केव या गुफा का दृष्टांत देखा था, उसके माध्यम से, गुफा का दृष्टांत जो देखा था उसके माध्यम से हमने इसको समझा था, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो ये रियलिटी है, ये जो हम एक प्रकार से इसको रियलिटी मान बैठे हैं ना, भौतिक जो चीजें हैं, है ना, प्रतिछाया है, उसे एक प्रकार से हम रियल मान बैठे हैं, वो क्या है, वो शैडो है किसकी, रियलिटी शैडो ऑफ आइडिया। जो आइडिया, जो वास्तविक आइडिया है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, उसकी ये मात्र एक प्रकार से शैडो है, जो रियलिटी है ना। तो रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया। जो हम देख पा रहे हैं रियलिटी, जो हम, जिसे हम रियल मान बैठे हैं, मटेरियल वर्ड को, वो मात्र क्या है, वो शैडो है, परछाई है किसकी, आइडिया की या वर्ड ऑफ गॉड की। और अरस्तु बताता है कि बेसिकली दो जगत होते हैं, वही बात है ना। एक तो विचार का जगत होगा या प्रत्यय जगत होगा, वर्ड ऑफ आइडिया होगा या वर्ड ऑफ गॉड होगा, वर्ड ऑफ गॉड होगा। भारतीय दर्शन में इसे क्या कहा गया है, भारतीय दर्शन में इसे आत्मा कहा गया है। एक तो ये वर्ड हो गया, है ना, एक तो परलोक हो गया, परलोक, और इसको सिंप्लीफाई करो, परलोक हो गया, और दूसरा हो गया इहलोक, इहलोक। इहलोक को क्या कहता है, एक प्रकार से प्लेटो, भौतिक जगत, है ना, भौतिक जगत या वस्तु जगत या जड़ जगत, यही है मटेरियल वर्ड। तो दो प्रकार के जगत होते हैं, एक तो परलोक और दूसरा इहलोक, है ना। तो इहलोक में यही भौतिक जगत या मटेरियल वर्ड इहलोक का उदाहरण है, और आत्मा जगत या आत्म जगत या परलोक ये वर्ड ऑफ गॉड है ना। तो शरीर या जड़ जगत या मिथ्या जगत है ना, कहा जाता है ना कि ये जो संसार है ये माया है ना, माया तेरी बहुत कठिन है राम, है ना। तो यही बात है कि जो वर्ड ऑफ मैटर है या वर्ड ऑफ मैटर है, ये एक प्रकार से माया है, माया है, और हम इस माया को ही रियल मान बैठे हैं। हमें ईश्वर के जो घर है उसे हम भुला चुके हैं, जो हमारी स्मृति थी, जो हम ईश्वर के यहाँ सारी परफेक्ट चीजें देख के आए थे, उसकी स्मृति को हम कहीं ना कहीं भुला बैठे हैं, और जो हम माया है ना, यहाँ की जो सांसारिक, है ना, सुख सुविधाएं हैं, है ना, मोह पासे हैं, उनको ही रियल मान बैठे हैं। जबकि हमें रियल किसको मानना चाहिए, ईश्वर वर्ड ऑफ गॉड को मानना चाहिए, या आइडिया को रियल मानना चाहिए। जबकि हम मान किसको रियल बैठे हैं, मैटर को, अरस्तु के, प्लेटो के अनुसार, ठीक है ना। अब संक्षेप में इसमें उदाहरण है कि मानव जो भौतिक पदार्थ है नाशवान है, वही बात है, मानव नाशवान है लेकिन मानवता नाशवान नहीं, है ना। एक कुर्सी को आप खत्म कर सकते हो, लेकिन कुर्सी के आइडिया को आप कभी नहीं खत्म कर सकते हो। वही बात है कि आप आतंकवादियों को तो मार सकते हो, लेकिन आतंकवाद को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि एक विचारधारा बन गई है। तो वही बात है कि हिटलर को तो आपने मार दिया, लेकिन क्या हिटलरवादी जो विचारधारा है वो समाप्त हुई, शायद नहीं। अब संक्षेप में देख सकते हैं कि प्लेटो का जो प्रत्यय सिद्धांत है यह ज्ञान पर आधारित है, नॉलेज पर आधारित है। और नॉलेज किस चीज का, वर्ड ऑफ गॉड का या वर्ड ऑफ आइडिया का नॉलेज, ठीक है ना। ज्ञान ही सद्गुण है। तो अगर हमारे पास नॉलेज है किस चीज का, कि ट्रू हैप्पीनेस किस चीज से मिलेगी, ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी वर्ड ऑफ आइडिया से या वर्ड ऑफ गॉड से। अगर हमें इस चीज का नॉलेज है तो हम सद्गुणी हो जाएंगे, हमारे अंदर सद्गुण डेवलप हो जाएगा। विशेष या रियलिटी शैडो ऑफ आइडिया वही चीज है, सामान्य का प्रतिबिंब है, और विचार समुचे संसार का मूल तत्व है। तो चूंकि जो प्लेटो है ये आइडियलिस्ट थिंकर है, आइडियलिस्ट थिंकर है, आदर्शवादी विचारक है, इसलिए इसके लिए आइडिया समूचे संचार का मूल तत्व ये मानता है। फिर है
इसका मानना है कि जो विचार हैं ये स्थायी होते हैं, विचार परमानेंट होते हैं। तो जैसे मानव का विचार है ये स्थायी होगा, परछाइयां बदलती रहेंगी। तो मानव है ना, राम श्याम नाम है, ये बदलते रहेंगे, ये परछाइयां मात्र हैं, तो ये मरणशील हैं, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन मानव का जो आइडिया है, एक आदमी का जो आइडिया है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। और प्लेटो के इस दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है? दार्शनिक राजा की सत्ता को स्टैब्लिश करना। कैसे? दार्शनिक राजा यानी फिलोसफर किंग। तो फिलोसफर किंग की सत्ता, फिलोसफर किंग माने कौन? जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान किसके पास होगा? जिसे पता होगा कि रियल हैप्पीनेस कहाँ है। रियल हैप्पीनेस कहाँ है? वर्ड ऑफ गॉड में। तो इस थ्योरी के माध्यम से प्लेटो क्या कहना चाहता है? फिलोसफर किंग के जो सत्ता है उसको स्टैब्लिश करना चाह रहा है। ठीक है ना? तो ये यहाँ तक आप लोग समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों, आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था जहाँ पर प्लेटो को हम लोगों ने एक प्रकार से स्टार्ट करने का प्रयास किया है। थोड़ा बहुत चीज़ें इसमें पढ़ी है हम लोगों ने। तो फिर चलते चलते आपको बता दूं, अब इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो आएगा कि अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप, व्हाट्सएप नंबर है 8461973948, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो इस नंबर पर आप फ़ोन पे या गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी आप कर सकते हैं, 499 रुपये, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें और मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको बराबर ये लेक्चर्स फिर मिलते रहेंगे। क्योंकि 8 से 10 वीडियो ही यूट्यूब पर पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव रहा है और अन्य जो थिंकर्स हैं या अन्य जो तत्कालीन समय के विचारक रहे हैं उनका क्या प्रभाव रहा है प्लेटो पर, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।